इनफर्टिलिटी मतलब ऐसे कपल जो कि 1 साल हो गया है शादी हुए और शादी होने के बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं 1 साल से, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ओके। जिसको निसंतान है हाँ, हम हिंदी भाषा में। तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे प्रिकॉशंस? उनको मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप आराम से 1 साल तक बिना स्ट्रेस के कंसीव करिए। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, स्मोकिंग, ज़्यादा कैफीन, ज़्यादा अल्कोहल, ये सब चीज़ से तो एकदम दूर ही रहना है, एक ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब क्या करते हैं ना, हमारे टॉक्सिन्स ही है एक तरीके से, जो हमारे ओवम स्पर्म है उसके क्वालिटी को ख़राब ही करते हैं, ओके। तो डैमेज ही करेगा। तो बेटर है वो सही समय पे मैरिज करना और कंसीव करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। गायनोलॉजी होता क्या है? लाइक ऑडियंस जिसको नहीं पता है, गायनोलॉजी क्या होता है बताइए थोड़ा। देखो, जो भी है दो एस्पेक्ट होता है, एक ऑप्स होता है, एक गायनिक होता यस। है, ठीक है। जिसको हम ओबीजीवाई बोलते हैं, ऑप्स एंड गायनिकोलॉजिस्ट। कोई भी डॉक्टर होता है वो एक सिर्फ गायनिकोलॉजिस्ट नहीं होता, एक सिर्फ ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं होता, यस। एक तरीके की एक स्पेशलाइजेशन है। ओके। उस स्पेशलाइजेशन में ऑप्स एंड गायनी होता है। ऑप्स मतलब ये होता है कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसको डील करना, उसका डिलीवरी करना, एबॉर्शन है, ऑपरेशन है, जितना भी प्रेगनेंसी रिलेटेड, वो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ओके। दूसरे होते हैं गायनिकोलॉजिस्ट। गायनिकोलॉजिस्ट मतलब अदर देन प्रेगनेंसी, किसी को पीरियड ज़्यादा हैवी हो रहा है तो, किसी के यूट्रस में फाइब्रॉइड है तो, किसी को एडनोमाइसिस है, किसी को कैंसर है या कुछ भी, तो अदर देन प्रेगनेंसी महिलाओं को जितनी भी प्रॉब्लम होती है जिसको डील करती है वो होती है गायनिकोलॉजिस्ट। उसको हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं ओके। हिंदी में, अच्छा। और ऑब्स्टेट्रिशियन को प्रसूति रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। इसलिए कोई भी डॉक्टर होते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट, उसके सामने लिखा रहता है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। ओके। मैम, आप कब से इसमें इस फील्ड में हैं और कब से इसका प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं इस फील्ड में, मुझे डॉक्टर बने तो काफ़ी साल हो गए हैं, जी जी। लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजी में मैं 3 ईयर्स से मेरी एक्सपीरियंस है। अच्छा। इसमें कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे मैम जो कि मतलब मतलब थोड़ा शॉकिंग केसेस होगा और जो जिसको मतलब आप अनुभव किए होंगे। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं, आप लोगों को शायद ये सुनने ना मिले, लेकिन फीमेल भी, ऐसी भी फीमेल होती है जिनको कभी पीरियड नहीं आता है। अच्छा। और कभी पीरियड नहीं आता तो हम उसका चेक करते हैं, तो ये पता चलता है कि उसके पास यूट्रस नहीं है, ओह। उसके पास वजाइना भी नहीं है। ओह। वजाइना तो मेन इम्पॉर्टेंट होता है आगे शादी के लिए, मैरिज पर्पज़ के डेफिनेटली। लिए। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें वजाइनोप्लास्टी करना पड़ता है, मतलब एक तरीके का प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें हम वजाइना बनाते हैं, अच्छा। क्योंकि उसके पास वजाइना भी नहीं रहती, लेकिन बाहर से बहुत ही अच्छी सुंदर सी फीमेल, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन ऐसे भी इसको हम एमार्केट सिंड्रोम बोलते हैं, ओके। ठीक है, जिसमें बन नहीं पाता है। दूसरे और ऐसे रेयर केसेस, लाइक मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बोलूँगी कि हमारे लोगों में अभी पता नहीं है अच्छा। कि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और ऐसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हम आराम से बच सकते हैं। जी। लाइक कई लोग के बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे हाँ हाँ। रहेंगे, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, और उनके मुंह बहुत लंबे होते हैं, जो दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं, जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ओके। अभी एक मूवी आया है सितारे ज़मीन पर, हाँ हाँ, है ना। उसमें जो स्पेशल चाइल्ड जो है यस। वो डाउन्स बेबी है। तो डाउन सिंड्रोम हम रोक भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। वो कैसे होता है कि प्रेगनेंसी टाइम में ही हम टेस्ट करते हैं। तो तीसरी बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे सिकल सेल डिजीज़, अच्छा। सिकलिंग। ओके। सिकलिंग होता है कि ये ठीक कैसे होता है, ऐसा कोई इलाज नहीं आता है जिससे दवाई खाए और सिकल सेल ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन इसका चेन हम ब्रेक कर सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट, मतलब ये प्रेगनेंसी हुई है, अब इस प्रेगनेंसी में सिकल सेल है कि नहीं, क्योंकि उसके मम्मी को भी है, पापा को भी छोटा एग्जैक्टली। सिकलिंग है, तो बच्चे में बड़ा सिकलिंग थोड़ी ना है। अगर बच्चे में बड़ा सिकलिंग है तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, हम भले अबॉर्ट कर लेते हैं, अगले बार देखेंगे, अगर सही बच्चा होगा तो ले लेंगे। हाँ। तो वो भी हम जांच कर सकते हैं। तो इतने एडवांसमेंट आ चुके हैं कि हम आराम से पता कर सकते हैं कि मेरे पेट के अंदर बच्चे में सिकल सेल है कि डाउन सिंड्रोम है, कि ऐसी बीमारियां जो हम आराम से, जिसे हम बच सकते हैं, डेफिनेटली। तो उसका इलाज आराम से है। मैम, तो ये जनरली जीन्स के कारण होता है
कि मतलब और कुछ वो रहता है? सिकल सेल जो होता है वो जीन की बीमारी है। डाउन सिंड्रोम होता है वो भी जीन की बीमारी है। ओके। वैसे एक टर्नर सिंड्रोम आता है जो फीमेल लोग को होता है। ओके। उसमें भी उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। अच्छा। हाँ, वो भी उनको भी पीरियड नहीं आ पाता है, बच्चे नहीं रुक पाता हाँ हाँ है, हाँ। ऐसे होता है। तो एक भी ये सारे अनुवांशिक बीमारी हेरिडिटरी जीन लेवल की बीमारी होती है। लाइक मैम कोई लेडी है, शी इज़ प्रेग्नेंट, ओके, तो अगर वो अनवांटेड वाटर पी लेती हैं तो उनसे बेबी को क्या असर पड़ता है? अनवांटेड। वाटर लाइक गंदा पानी, हाँ, अगर वो चले जाता है तो उससे क्या बेबी को असर पड़ता है? देखो, कोई फीमेल है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में हमें बहुत हाइजीन मेंटेन हाँ रखना है, एग्जैक्टली। खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है। गंदा पानी पी रही है, लेकिन अगर उस पानी से वो एलर्जिक नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी ही डाउन है, वो फाइट ही नहीं कर पा रही है, उस गंदे पानी में पैथोजेंस है, हाँ। तो हो सकता है उससे टाइफाइड हो जाए, हो सकता है उसको बीमारी पड़ जाए, डायरिया, डिसेंट्री हो जाए, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाए। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गंदे पानी से होते हैं। तो ओके। ये असर पड़ेगा, वो सब डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो, बहुत से लोग ऐसे बहुत पुअर पीपल होते हैं जो कि आरओ वाटर का कोई हाँ कंसेप्ट हाँ। नहीं है उनके पास। यस उनके मैम। पास तो जो नल का पानी मिल रहा है, जो एग्जैक्टली। कुएं का पानी मिल रहा है, जो तालाब का पानी मिल रहा है, बस उसी से ही वो शुरू बचपन से, हाँ। और वो बचपन से करते करते उनकी इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है, इसलिए उनको नहीं। लेकिन वही सेकंड पर्सन है जो शुरू से आरओ का वाटर पी रहा है, एक्सपोज ही नहीं हुआ है कहीं से, अब वो गलती से वो पानी पी लेगा तो उसकी इम्यूनिटी ही जनरेट नहीं रहेगी, तो वो पक्का बीमार पड़ेगा। तो डेफिनेटली। सब डिपेंड करता है हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है इम्यूनिटी, उसके ऊपर। ओके। जैसे मैम नॉर्मली क्या होता है कपल्स में, अगर मतलब बेबी नहीं होता है तो क्या फीमेल के ही अंदर प्रॉब्लम रहता है कि मेल का भी कुछ इश्यू रहता है? देखो, क्योंकि जो नॉर्मली बोलते हैं ना मैम कि मतलब फीमेल के कारण ही नहीं हो रहा है, आप में ही कुछ प्रॉब्लम है, बट मेल में भी शायद होता है। शायद नहीं, ये होता ही है। अच्छा। देखो, इनफर्टिलिटी बोलते हैं जिसमें कंसीव नहीं हो पाता है। यस डेफिनेटली। ये इनफर्टिलिटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो मेल के कारण होता है, दूसरा फीमेल के कारण होता है, तीसरा अनएक्सप्लेन्ड होता है। ठीक है। फीमेल का भागीदारी उसमें है 40 से 50%। ओके। मेल भी उतनी ही भागीदारी होता है 30 से 40%। ठीक है। सही फिर बात है। 10% जो होता है वो अनएक्सप्लेन होता है, जिसमें ना फीमेल का काज पाता है, ना मेल का हो पाता है। हाँ तो मेल भी उतना ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि अम्मा लोग लेके आती है, मेरा पोता नहीं हो रहा, पोता नहीं हो हाँ रहा हाँ है, हाँ। बहू का इतना बड़ा बंडल जांच का, और आपके बेटे का वो कुछ नहीं, और हाँ। लड़कों में थोड़ी ना होता है। तो ये लोगों में मिथ है। मैं सबसे बड़ी बात है उनको भी चेक नहीं, करवाना चाहिए। हाँ, चेक करवाना है, पूरा जांच कराना है। और बहुत सारे इनफर्टिलिटी का कॉज ही मेल रहते हैं। ओके मैम, अगर जिनको इनफर्टिलिटी नहीं पता हो अगर आप एक्सप्लेन करें तो? इनफर्टिलिटी मतलब ऐसे कपल जो कि 1 साल हो गया है शादी हुए, और शादी होने के बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं 1 साल से, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ओके। जिसको निसंतान है हाँ। हम हिंदी भाषा में। तो उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे प्रिकॉशंस? उनको मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप, पहली बात है कि आप आराम से 1 साल तक बिना स्ट्रेस के आराम से कंसीव करिए। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है। स्मोकिंग, ज़्यादा कैफीन, ज़्यादा अल्कोहल, ये सब चीज़ से तो एकदम दूर ही रहना है। एग्जैक्टली। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब क्या करते हैं ना, हमारे टॉक्सिन्स ही है एक तरीके से, जो हमारे ओवम स्पर्म है उसके क्वालिटी को ख़राब ही करते हैं, ओके। तो डैमेज ही करेगा। तो बेटर है वो सही समय पे मैरिज करना और कंसीव करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी एक ऐसा एरा हो गया ना कि अभी 30s तक तो हम स्टेबल ही नहीं हो पाते हैं, फिर उसके एग्जैक्टली। बाद शादी करते हैं, 35 तो ऐसे ही हो जाता है, फिर उसके यस बाद कंसीव करना है। क्योंकि जितना एज बढ़ता है ना, उतना स्पर्म ओवम की भी क्वालिटी ख़राब होती है, पहली बात। डेफिनेटली। दूसरी बात, उतने ही बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें प्लान करना चाहिए कि हाँ, मेरी शादी और फैमिली प्लानिंग है वो मुझे 25 to 30 तक कर लेनी चाहिए। दूसरा, वही लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है। एग्जैक्टली। तीसरा है कि अगर कोई बीमारी है तो उसका कंट्रोल पे रखना है। शुगर वाले लोग, थायराइड वाले लोग, इन लोग को और चांसेस होता है इनफर्टिलिटी होने के। सही तो बात। ये सब चीज़ ध्यान रखने हैं। मैम जैसे क्या होता है नॉर्मली कोई गलती से अर्ली एज में जैसे इंटीमेट हो जाते हैं तो क्या उनको कैंसर के चांसेस होते हैं? हाँ, ज़रूर होते हैं। जो सर्वाइकल कैंसर होता है या। वो, ये उसका मतलब यही है कि बहुत ही जल्दी एज में
आप एक्सपोज हो जाना, और यस। साथ में मल्टीपल पार्टनर से एक्सपोज होना, ये ओके। दोनों उसके कारण सर्वाइकल कैंसर होने के रिस्क होने के चांसेस होते हैं। ओके। ठीक है, तो हमेशा ये सब चीज़ों का एकदम ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर जगह स्कूल में ना एक ये सेक्स एजुकेशन होना डेफिनेटली। चाहिए, एक अलग से चैप्टर होना चाहिए, क्लास होना चाहिए, ताकि बच्चे स्टिमुलेट हो, क्या गुड टच है, बैड टच है, डेफिनेटली मैम। क्या मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, क्या सेक्स एजुकेशन है, क्या प्रिकॉशन रखना रहता है, कब ये चीज़ सही है, कब ये चीज़ बिल्कुल गलत है। डेफिनेटली। तो ये सब चीज़ का एक एजुकेशन, और साथ में जैसे कि मैंने अभी सर्वाइकल कैंसर बोल दिया, तो ये सर्वाइकल कैंसर है वो मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर है। प्रिवेंटेबल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें ना वैक्सीन अवेलेबल है। ओके। हाँ, जैसे कि हम वैक्सीन अभी कोरोना का लगवाए थे हाँ ना, हाँ हाँ। तो वैसे ही इसका भी वैक्सीन है। ओके। तो वो वैक्सीन लड़के लड़की दोनों के लिए अवेलेबल है। अब बोलोगे लड़कों के लिए क्यों, क्योंकि जो वायरस के कारण कैंसर होता है ना सर्वाइकल, वही वायरस के कारण लड़कों में भी एनाल कैंसर के चांसेस होते हैं, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर के चांसेस होते हैं। ओके। तो ये लड़का लड़की दोनों में लगवाना चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन स्टार्ट होना चाहिए, स्कूल में भी पूरा एजुकेट करना चाहिए, और सारे पेरेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, ताकि ये कैंसर का रेट, जितने भी इन्फेक्शन का रेट है, ये सब बच जाएगा। मैम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्स लाइफ। ओके, जैसे आप एम्स में डॉक्टर हैं तो वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है? एम्स की लाइफस्टाइल बाकी मेडिकल स्टेट मेडिकल कॉलेज से बहुत बेस्ट है। ओके। सबसे पहली बात कि वो मैं मिनी इंडिया में हूँ। हाँ। क्यों, क्योंकि मिनी इंडिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे सारी स्टेट के लोग आते हैं। ऑल ओवर इंडिया सीट रहती है, तो डेफिनेटली। पूरे स्टेट के, हर स्टेट के लोग, हर लोगों के कल्चर मिलते हैं। दूसरी बात कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है कि पूरे पैन इंडिया आ रहते हैं, तो हमारे कवरेज पैन इंडिया मिल जाते हैं, डेफिनेटली। कि कहीं पे भी कोई हुआ, यहाँ पे ये दिक्कत हो रहा है, कोई है क्या, तुरंत फ़ोन घुमाया कि हाँ यहाँ पे ये डॉक्टर है, आप इनसे मिल सकते हो। एकेडमिक्स की बात करती हूँ, मेन चीज़ है पढ़ाई। यस। पढ़ाई बेस्ट होती है एम्स में, वहाँ के एकेडमिक्स बहुत अच्छा होते हैं। जनरली हमारे फील्ड में ऐसा होता है ना कि टॉक्सिसिटी बहुत होती है मेडिकल फील्ड में, आप यस मैम। पहले सुने ही होंगे कि रैगिंग का केस बहुत, डेफिनेटली और मैम। स्पेशली जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होते थे, बहुत सुसाइडल रेट था हाँ मैम। पहले, सिर्फ रैगिंग के कारण ही होता था। सुना था। बहुत ज़्यादा वर्कलोड वाला हाँ कंडीशन, वो एग्जैक्टली अभी सही भी बोले। है वर्कलोड तो, लेकिन फिर भी एम्स में जो ये सब जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ही कम है। जो फैकल्टीज़ होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लीनियंट रहते हैं, समझते हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली रहते हैं। तीसरी बात अब आती है पेमेंट की बात, स्टाइपेंड की बात। जो वहाँ के डॉक्टर्स की, इंटर्न्स की, सारे के जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। सही बात। मतलब स्टेट से मैं बोलूँगी डबल ही है। ओके। जहाँ नर्सेस का भी है, जो यस मैम। यहाँ पे जो है जो स्टाइप मतलब उनका पेमेंट है, वहाँ पे जस्ट उनका भी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से वर्कलोड बहुत अच्छा है, पैसे बहुत अच्छे हैं, कल्चर बहुत अच्छा मिल रहा है, कवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है, पढ़ाई एकेडमिक्स पे बहुत अच्छा है, हमें रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अभी ये हमारे दो एम्स के ही जो है, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि फ़ोन का इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो रहा है। ओके। तो अभी वो पूरे सारे जगह अभी आया हुआ है न्यूज़ में। तो रिसर्च का बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास। यस मैम। जैसे मैम यंग स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, जिनका टारगेट एम्स है, उनके लिए आप क्या रोड मैप बताना चाहेंगे? उनको यही बोलूँगी कि अपना जो सबसे पहले तो एक गोल एकदम फिक्स रखो कि मेरे को एम्स चाहिए, मतलब चाहिए। जहाँ हम गोल में कंप्रोमाइज़ करते हैं ना कि एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा गोल, ऐसे पूरा गोल में घूमे रहते हैं, तब कुछ भी चीज़ नहीं मिल पाता। हमेशा गोल एक होना चाहिए। दूसरा चीज़ की एकदम डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। कुछ भी चीज़ है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये तीन चीज़ होगा तभी हासिल होगा। तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना है। पढ़ते हर कोई है, लेकिन सिलेक्शन वही होता है जो स्मार्टली वर्क करता है। तो अच्छे से जितना भी है नोट्स वहाँ से एक्सप्लोर करो, टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर करो, अपना एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से करो, फोकस्ड रहो, और हमेशा ये टारगेट बना के रखो कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, इतना मेरे को मार्क्स आना ही है। क्योंकि आपको एम्स के लिए आपको अंडर 500 के अंदर आना ही पड़ेगा। तो अंडर 500 के अंदर अपना 1000 के अंदर अपना रैंक लाओ, टारगेट बना के रखो, तो वो हो जाएगा। डेफिनेटली मैम, बहुत से स्टूडेंट्स जिनका नहीं निकल पाता क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनके लिए मतलब आप कुछ बोलेंगे? तो ये बोलूँगी कि देखो यार, मतलब ना, ये बहुत ज़रूरी है कि डीमोटिवेट भी होना।
क्योंकि हम लोग डिमोटिवेट होंगे ना, तभी हम एक मोटिवेशन फेज में जाते हैं। अदरवाइज वो मोटिवेशन वाला फेज ही या रहता है ना, एग्जैक्टली तो हमें ना चीज़ें का इम्पोर्टेंस नहीं पता सही चलता बात है। बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइफ में ना फेल होना ज़्यादा जरूरी है ना, हमेशा टॉप टॉप रहने से, क्योंकि फेल से ही फिर ऊपर ऊंचा छलांग लगता है। तो कभी भी अगर डिमोटिवेट होते तो हमेशा ये सोचो कि आप कहाँ से स्टार्ट किए और कहाँ आ गए हो, और कहाँ जाना है, और वहाँ जाने के बाद कैसा फील होगा। कि आपके जब पेरेंट्स बोलेंगे अरे डॉक्टर साहब आप आ गए, तो कितना अच्छा फील होता है कि यार कि मेरे सामने मेरे नाम है। पहले मैं भी सोचती थी मेरा नाम सिर्फ पहले आकांक्षा था, अब हाँ डॉक्टर आकांक्षा, तो हमेशा तब से मैं लिखती थी डॉक्टर आकांक्षा। तो एक मोटिवेशन देता था सही अपना बात है। नाम के सामने ही डॉक्टर देखना। एग्जैक्टली तो ऐसे मोटिवेट रखना रहना बहुत जरूरी है। सर्कल अच्छा रखना, पॉजिटिव रखना। जो लोग निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव पर्सन है, उन लोग से दूर रहना। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फ़ोन। फ़ोन से जब तक हमारे स्ट्रगल फेज है दूर रहना। एग्जैक्टली मैम। मैम छत्तीसगढ़ के विलेजेस में जैसे कि उतना नॉलेज नहीं है, उतना जानकारी नहीं है लाइक वुमेन्स को, हम्म। तो उनके लिए मैम आप कुछ सोच रहे हैं करने के लिए आगे? हाँ, मेरा एक फाउंडेशन है हेल्थ एंड यस एजुकेशन। डेफिनेटली। ठीक है, जिसमें मैं अराउंड अभी 140 विलेजेस होते हैं, गांव जो हाँ पूरे रूरल एरियाज है वो मैं कवर कर चुकी हूँ, जिसमें मैं फ्री हेल्थ कैंप करती हूँ। ओके। उसमें मैं पूरा लोगों का इलाज भी करती हूँ, दवाई भी देती हूँ, साथ में उनको जागरूक भी करती हूँ यस डेफिनेटली। कि आप पैड यूज़ करो, गंदे कपड़े से ये बीमारी होती है, उनको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, फोटोज़ बताती हूँ, देखो इनको का ये हुआ है। हाँ साफ सफाई का मतलब क्या है, खान पान का मतलब क्या है, क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना, जब तक वहाँ के लोग खटिया में बेड में ना आ जाए तब तक वो जाएंगे नहीं डॉक्टर के सही पास। बात है। अब वो उस स्टेज में जाते हैं जहाँ पे हमें बचाना बड़ा मुश्किल हो या जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर मैं शुरू से ही उस चीज़ का ध्यान रखूंगी तो मैं उस स्टेज में नहीं जा पाऊंगी। सही बात। तो इसलिए मैं ये स्टार्ट की हूँ। दूसरा कि आज मैं जो भी हूँ सिर्फ एजुकेशन के बदौलत हूँ। मैं भी पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट थी, तो वहाँ भी मेरा भी एक स्विच हुआ था हिंदी से इंग्लिश, जहाँ पे मेरा इतना गंदा फेस था कि लगता था कि कभी मैं पास भी होंगी कि नहीं। ठीक है, लेकिन वही सब होता है कि मेहनत होता है और सिर्फ पढ़ाई है जिसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। तो डेफिनेटली मैम। आज मुझे ऐसा लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैम आप सोर्स ऑफ हाँ मोटिवेशन हो सबके हाँ। लिए बोल सकते तो इसलिए फिर मैं इस चीज़ को लेना चालू की कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, हैं। पढ़ाई एग्जैक्टली शिक्षा बहुत है। वो सच में ये चीज़ एकदम सही है कि शिक्षा है ना वो अंधकार से प्रकाश की ओर डालता है। वो मैं जीवन का मेरा खुद एग्जाम्पल है, मैं खुद फील करती हूँ। तो ये चीज़ सोच के फिर मैंने ये भी चालू किया। फिर मैं गांव गांव जाके जो बच्चे अपना 9th में 10th में 8 में जो टॉप किए रहते हैं, जिसका 80% से ऊपर रहता है, उन लोग को मैं बुलाती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, मेडल और सर्टिफिकेट देती हूँ और ओके। सबके सामने देती हूँ। इसका भी एक पर्पस था कि मैं ना जब भी देखती थी ना कोई किसी को कुछ मेडल मिल रहा है, अप्रिसिएशन, मेरे अंदर बहुत आग लगता था। सही मतलब बात। वो एक बहुत कंपटीशन जलन वाली हाँ स्पिरिट हाँ आती थी मुझे, इसको मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी करूंगी। तो डेफिनेटली। मुझे लगा कि मेरे जैसे शायद कोई एक भी अगर ऐसा होगा इस गांव में तो उसका उद्धार हो जाएगा। सही बात। तो इसलिए फिर मैंने ये भी चालू किया। सही था मैम, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। मैम एक वुमेन का हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होता है अगर आप बताएं तो, पूरे डे का अगर बताएं। देखो, सबसे पहले तो सुबह उठते हैं ना, तो हमें ना गुनगुना पानी में ना नींबू शहद डाल लेना चाहिए, वो पी लेना चाहिए। ये तो नींबू हर जगह मिल जाता है, शहद भी हर जगह मिल जाता है, बस हल्का गुनगुना पानी करना है। कोशिश करना कि डेली सुबह उठ के ना 20 मिनट वॉक करना है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं में यही दिक्कत होती है कि कब्जियत की दिक्कत है, हाँ हाँ मोशन ठीक से नहीं होता है, गैस दिक्कत होता है। आप रोज़ ये चीज़ फॉलो करोगे ना तो आराम से मोशन भी होगा, गैस भी दिक्कत नहीं करेगा, अच्छे से होगा। उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करना, जो रोज़ डेली का रूटीन है। खाने में हमेशा हरी सब्जी ज़रूर लेना है, भाजी हरी सब्जी। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है ही, मैं गांव गांव जाती हूँ तो मैं जानती हूँ लास्ट में महिला लोग सबसे लास्ट में खाएंगी चावल और मिर्ची की चटनी। अच्छा। हाँ, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता। सही बात तो है। उतना ही जरूरी है कि हमारा हरी सब्जी खाना। क्यों? क्योंकि हरी सब्जी से ही हमें आयरन बनेगा, आयरन बनेगा तो मेरा खून बनेगा, सही बात। खून बनेगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में बीमार नहीं होंगी और अच्छी तंदुरुस्त रहूंगी। तो हरी सब्जी खाना, फल जिनके यहाँ हो पा रहा है, अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फल डाइट में लेना। फिर वैसी बात आता है कि इवनिंग में भी अपना जो भी स्नैक्स है वो ले सकते हैं। नाइट का जो डाइट होता है वो थोड़ा कम लेना चाहिए,
और लेने के बाद कभी भी तुरंत लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट वॉक करना चाहिए। डेफिनेटली। वॉक करने से हार्ट भी अच्छा रहता है, शुगर भी अच्छा मेंटेन होता है, तो बीपी शुगर से भी हम बचेंगे, बॉडी भी हेल्दी रहेगी। डेफिनेटली मैम, मतलब ये आप सारे मम्मीज को बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, मम्मी मम्मी लोग तो पूरा घर को पहले देखती है, लास्ट में हाँ, अपना करती है, तो प्लीज़ मम्मी थोड़ा ध्यान रख लेना आप सबको ही। डेफिनेटली। मैम जैसे कि एरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहा है, तो क्या एम्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है हाँ, और एआई का? एआई का यूज़ ना अभी बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन हमारा एम्स में बाकी एम्स में भी हाँ है। हाँ। बाकी एम्स अभी थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, एम्स दिल्ली ऋषिकेश, वहाँ रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। ओह। हमारे पास रोबोटिक सर्जरी यहाँ अभी रायपुर में अभी फ़िलहाल हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, ओके। ऑब्स गायनी डिपार्टमेंट में। हाँ, लेकिन एआई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हेल्प भी हो रहा है, हमें सोनोग्राफी करने में भी हेल्प हो हाँ हाँ, जाती है, यस मैम। हमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी हेल्प हो जाती है, कोई डिसीजन लेने में भी हेल्प हो जाती है। तो एआई तो हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि एआई का हेल्प उतना नहीं लेना चाहिए। क्यों? मेडिकल फील्ड में? मेडिकल फील्ड में। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक स्किल है, मतलब अच्छा। पेशेंट ट्रीट करना, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के उस चीज़ को कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और जितना मैनुअली कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम परसेप्शन खुद से कर पाते हैं। तो मुझे, मेरा ये पर्सनल व्यू, बहुत से लोग को तो अच्छा लगता है क्योंकि इजी है चीज़ें यस मैम। करके, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू यही है कि एआई का यूज़ तब करो जब फंसो, या जब डाउट में हो, जब कॉन्फिडेंट ना रहो। अदरवाइज खुद में कॉन्फिडेंट है, इतना स्किल है आपके पास, तो यूज़ योर ब्रेन, योर स्किल, योर हैंड। डेफिनेटली मैम। मैम फीमेल्स में जो हार्मोनल इनबैलेंस होता है उसका मेन रीज़न क्या होता है मैम? हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले बात तो हमारी लाइफस्टाइल, लाइक अभी पीसीओएस है, वो क्यों हम्म। हो रहा है? क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमारा मोटापा, हमारा ज़्यादा टेंशन लेना, हमारा ठीक से सोना नहीं, रात रात भर फ़ोन चलाना, स्ट्रेस लेना, कई सारी बीमारियां होती जिसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कि फाइब्रॉइड वगैरह होता है, एग्नोमाइसिस होता है, कई सारी ऐसे भी दूसरी भी बीमारियां जिसके कारण हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि थायराइड होता है, यस मैम। प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन होता है, उसके कारण भी ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो ऐसे बहुत सारे वाइड वेराइटीज़ है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं हम उस पर फोकस करते हैं। तो मोस्ट कॉमन चीज़ें होते हैं पीसीओएस, पीसीओडी, जो आप यस सुने मैम। होंगे। वो डिफरेंस क्या होता है दोनों में? पीसीओडी मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारा जो ओवरीज होता है, अंडे दानी, उसमें सूजन हो जाना, फॉलिकल्स ज़्यादा बन जाते हैं, ओके। तो वही बस कंडीशन को हम पीसीओडी बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ शुगर भी गड़बड़ होना, मोटापा भी होना, उसके साथ साथ लिपिड जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ना, मतलब बहुत सारे उसके साथ साथ असर इफेक्ट आना, हाँ हाँ। उसको पीसीओएस बोलते हैं, सिंड्रोम हो जाता है। ओके। तो ये भी मेन यही होता है कि हमारा खान पान जो मैं अभी बताई हूँ उसी के कारण होता है, अनुवांशिक भी होता है, लेकिन मेन चीज़ यही होता है कि हम ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते। तो ये ध्यान हम बचपन से ही नहीं देते, क्योंकि आजकल ऐसा एरा हो गया कि बच्चों को जहाँ हुए तुरंत टॉफ़ी खिलाना स्टार्ट हो जाता है, तुरंत सारे पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ चालू हो गया है। अब वही इफेक्ट अब दिख रहा है। अब इसी के हम अगर 10 से 15 साल पहले जाएंगे तब ये पीसीओएस नाम का चीज़ नहीं था। यस मैम, वो पूरा एकदम सही था, उतना वो नहीं था। मैम लाइक क्या होता है, जैसे कि आजकल थायराइड का केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या बताना चाहेंगे? थायराइड के लिए ना वेट का रखना बहुत ज़रूरी है। डे- साथ में ये है कि थायराइड के लिए, जैसे कि अगर आपको हाइपोथायराइड है तो फिर भी हमें उसमें देखते हैं कि थायराइड भी दो प्रकार की बीमारी होती है। एक तो हाइपर थायराइड जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, ओके। एक हाइपोथायराइड जिसमें थायराइड हार्मोन कम है। ओके। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला है, और लेकिन दोनों के कारण ही दिक्कत होता है, पीरियड में और बच्चे हाँ हाँ। रखने में, इनफर्टिलिटी में। यस मैम। तो ये दोनों को हमें देखना पड़ता है, उस हिसाब से हम उसको वे ऑफ मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन एज सच अगर आप बोलोगे कि एकदम थायराइड मैम हो ही ना करके, तो ऐसे एकदम से नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत हमें प्रिकॉशन, जो हाई रिस्क है, लाइक कोई मदर है, हाँ किसी की हाँ। मदर है, उसको है, तो उसको हम लोग शुरू से स्क्रीन करेंगे, उसको बताएंगे कि आप पत्ता भाजी, गोभी है, ये थोड़ा कम खाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स को। हाँ, आयरन, जैसे कि यूटेंसिल्स आते थे हाँ। पहले, ठीक है, वो वाले में कम खाओ। मतलब वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, किस में क्या है, क्या कॉज है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करते हैं।